तो देखो क्या कह रहे हैं हम, बीट्स क्या होती है। सो व्हेन हार्मोनिक वेव्स मतलब हमारी ट्रैवलिंग प्रोग्रेसिव वेव जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, ऑफ क्लोज फ्रीक्वेंसीज। अभी तक इसके पहले जब हमने बात की, वी वे आर डिस्कसिंग अबाउट हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। अब इनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्लोज फ्रीक्वेंसी बट नॉट ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी आर हर्ड एट द सेम टाइम, मीन्स दे रीच अवर ईयर एट द सेम टाइम। तो दो वेव जब साथ में आती है तब सुपरपोजिशन होता है या इंटरफियरेंस होता है, ये हमने देखा है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, वी हियर साउंड ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी बट एडिशनल साउंड इज हर्ड, ठीक है। This additional sound, which produces waxing and waning of intensity of sound with frequency equal to the difference in two close frequency, is called as beat, ठीक है। ये जो एडिशनल साउंड है, ठीक है, वो कैसे होता है, वो वैक्स एंड वैन होता है, मतलब बढ़ता और कम होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ये बढ़ेगी और कम होगी विथ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू डिफरेंस इन टू क्लोज फ्रीक्वेंसी, दोनों के डिफरेंसी के बीच का, दोनों के फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस, ऐसा ये बढ़ना और कम होते हुआ रहेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज बीट। सो देखो, टिपिकली जिनको म्यूजिक पता है उनको तो ये सब बहुत अच्छे से पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए जस्ट बताता हूँ। किसी भी कॉन्सर्ट, म्यूजिकल शो शुरू होने से पहले ये आर्टिस्ट लोग, वो हारमोनियम वाला, तबले वाला, गिटारिस्ट, ये अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और फिर दोनों इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाते हैं। सो व्हाट डू दे एक्चुअली डू। अब देखो हमें ये पता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, जिस प्रकार से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होने वाली है, इट डिपेंड्स ऑन वो गिटार के स्ट्रिंग का टेंशन, रबर के मेम्ब्रेन, तबले का जो डायफ्राम रहेगा उसका टेंशन, इन सभी चीजों पर ये डिपेंड करता है। तो होता क्या है, वो अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं सो दैट वो इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे के साथ, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट वेव्स। तबला एक वेव प्रोड्यूस करेगा, गिटार एक वेव प्रोड्यूस करेगा, हारमोनियम एक वेव प्रोड्यूस करेगा, एंड वी एज अ लिसनर ऑब्जर्वर, हमारे पास ये डिफरेंट वेव साथ में आने वाली है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस, वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल दीज डिफरेंट वेव्स। सो उस वक्त कैसे बीट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, किस प्रकार से, बीट इन द सेंस ताल, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, ये हमें ध्यान में आएगा, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है, बढ़ना और कम होना, वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी उसकी, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, ये जो दो क्लोज फ्रीक्वेंसी है ना उसके इक्वल। तो दिस वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज बीट। ये बीट की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, सो इट विल बी इक्वल टू डिफरेंस इन टू क्लोज फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। आया क्या ध्यान में। अब चलो इसके इसके रिलेशन के बारे में बात करते हैं, जस्ट एक मिनट। ठीक है, सो इस प्रकार से अगर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड वेव्स, तो उनका इफेक्ट इस प्रकार से बीट प्रोडक्शन में होता है या बीट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। टिपिकली कंसर्ट के पहले ये सब पार्ट किया जाता है। अब देखो व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, इसके रिलेशन के लिए कंसीडर two harmonic waves with slightly varying frequency of
ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ठीक है, let the position be x equal to 0 and phase of pi by 2, that is pi equal to pi by 2। सो ठीक है, ये हमने कंडीशन कंसीडर कर ली वेव्स के लिए। सो ये वेव्स कैसे हो जाएगी? सो हमारी पहली वेव हो जाएगी S1 विल बी k sin k into x माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दूसरी आ जाएगी S2 इक्वल टू a sin k into 0 माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिस इज ओमेगा 1 का t, दिस इज ओमेगा 2। ठीक है, अब देखो k 0 x 0 है तो ये 0 हो जाएगा, सो इट विल बिकम 90 माइनस थीटा। व्हाट इज 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा t एंड S2 इक्वल टू a cos ओमेगा 2t। अब जब इनका सुपर पोजिशन होने वाला है तब क्या होने वाला है? ओके सर, ये S क्यों लिया? S इसलिए लिया कि बिकॉज वी आर टिपिकली टॉकिंग अबाउट साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ट्रांसवर्स होती है या लॉन्जिट्यूडिनल? लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्जिट्यूडिनल, इसलिए S लिया है। सो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट S विल बी S1 प्लस S2। ये आने वाला है a cos ओमेगा 1 का t प्लस a cos ओमेगा 2 का t। a कॉमन आ जाता है तो ब्रैकेट में रहेगा cos ओमेगा 1 इंटू टी प्लस cos ओमेगा 2 इंटू टी। अब मुझे बता दो व्हाट इज cos a प्लस cos b? 2a cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। सो ये रिलेशन आ जाएगा s इक्वल टू 2a, 2 वैसे ही आ जाएगा, ये a आ जाएगा cos ऑफ a माइनस b ओमेगा 1t। मैं t कॉमन अभी निकाल लेता हूँ, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2 cos ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, अब इस रिलेशन को हम 2a cos ओमेगा b इंटू टी इंटू cos ऑफ ओमेगा a इंटू टी ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर ओमेगा b इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 एंड ओमेगा a इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 से छोटा ही रहने वाला है, डिफरेंस है दोनों का। क्या सही है? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ये डिफरेंस फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट इनका ये बहुत पास में है, सो इनका डिफरेंस बहुत छोटा रहेगा। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2
will be very very small compared to omega 1 and omega 2. ऐसे केस में ओमेगा ए ये बहुत बड़ा रहेगा कंपेयर टू ओमेगा बी, ठीक है। सो फिर ये रिजल्ट कैसा आ जाएगा इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बना ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ये इक्वेशन रहेगा द रिजल्टेंट वेव is oscillating with average angular frequency omega a. However, its amplitude is not constant with time. क्यों ऐसा सर? बिकॉज देखो दिस एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, सो ये एम्पलीट्यूड कम ज्यादा होते रहेगा, सॉरी एम्पलीट्यूड की जगह डिस्प्लेसमेंट कम ज्यादा होती रहेगी, ये बड़ी रहेगी, जीरो पर हो जाएगी, दूसरे एंड पर जाएगी, ठीक है। सो देयर विल बी वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड, ठीक है। The amplitude is largest when cos of omega b into t equal to plus minus 1 and ठीक है, as intensity is proportional to square of amplitude, this intensity varies between maximum and minimum value. This is also called as waxing and waning of intensity. ठीक है, और अब ऐसे केस में आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट will be frequency of first minus frequency of second. This is called as beats. ये बीट प्रोड्यूस करती है, क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो we will immediately move towards next part, ठीक है, and it is similarly related to sound but a more क्या कहेंगे कॉम्प्लेक्स इन एनालिसिस, एनालिसिस इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। The best place to observe Doppler effect is near railway crossing या रेलवे प्लेटफॉर्म। अगर आप मुंबई में गए हो तो वो कल्याण, दादर ऐसे जगह पर ये अनाउंसमेंट हमेशा होती रहती है, प्लेटफॉर्म 6 के किनारे से दूर रहिए, एक
क्या तेज लोकल या तेज गति से जाने वाली गाड़ी क्रॉस होने वाली है, और ये जो गाड़ी होती है जब ये क्रॉस होती है तो ऑब्वियसली वो कहती है कि लोगों ने बाजू होना चाहिए, इसलिए वो साउंड हॉर्न बजाती है। तो इफ यू आर सिटिंग इन दैट ट्रेन, यू विल ऑब्जर्व कि वो हॉर्न जो बजा रही है ट्रेन, इट इज नॉर्मल हॉर्न, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन पास में आ रही है तो आपको लोगों का वो हॉर्न जोर से बजते हुए आ रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, और दूर जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो रही है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है, ऐसा ध्यान में आता है। आई शुड से फ्रीक्वेंसी नॉट इंटेंसिटी। सो जब पास में आ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग लगती है, जब दूर जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग लगती है। सेम इफेक्ट इज ऑब्जर्व अगर आप खड़े हो और कोई एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए जा रही है। सो जब वो अपने तरफ आती है तब उसकी फ्रीक्वेंसी, देखो व्हेन वी आर सेइंग फ्रीक्वेंसी, तो उसका जो टू ये जो होता है ये बढ़ते हुए आता है, दूर रहती है तब टूणू 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 ऐसा होते रहेगा। जब पास में आएगी तब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जब दूर जाती रहेगी तब ये फ्रीक्वेंसी कम होगी। सो सर क्या सही में ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। इट हैपन्स बिकॉज द सोर्स इज मूविंग। जो सोर्स है साउंड का और जो ऑब्जर्वर है, इनके बीच में अगर रिलेटिव मोशन हुई तो ऐसा होने वाला है। क्या सही है? अगर रिलेटिव मोशन हुई तो ऐसा होने वाला है। सो दिस apparent change in frequency of sound is called as Doppler effect। ठीक है, अब ये सिर्फ इस प्रकार के गम्मत गम्मत का नहीं है, ये इसके मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन है, इसके स्पेस रिलेटेड बॉडीज के मूवमेंट में एप्लीकेशन है, इसके बहुत जगह पर एप्लीकेशन है। सो लेट्स सी डॉपलर इफेक्ट। सो pitch is related to frequency। Okay, we observe pitch, that is frequency of the whistle of a fast moving train decreases as the train recedes away। Recedes away, that is goes away। ठीक है, similar effect is observed with horns of bike or ambulance। This motion related change in frequency of sound is called as Doppler effect।
इसे कहा जाएगा डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, अब ये डॉपलर इफेक्ट के 3 कंडीशन है। ठीक है, देखो मोशन होनी चाहिए, किसके बीच में मोशन होनी चाहिए? ऑब्जर्वर के एंड सोर्स के बीच में। अब देखो एक्चुअली साउंड ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, साउंड सुना जाता है। ठीक है, तो व्हेन वी आर सेइंग ऑब्जर्वर, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो साउंड को सुनता है। ठीक है, सो हमारा ऑब्जर्वर मतलब साउंड को सुनने वाला। अब जो साउंड को सुन रहा है एंड जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इनके बीच में अगर मोशन हुई, ठीक है, तो वहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे इस प्रकार से डॉपलर इफेक्ट। ओके सर, देखते हैं क्या कहता है ये। सो देयर आर 3 कंडीशन। कौन कौन सी है? कंडीशन 1, सोर्स इज मूविंग and observer is stationary. Condition 2 है, if observer is moving and source is stationary. उल्टा लिखता हूँ, मतलब समझने में आसानी जाएगी। Source is stationary and observer is moving. And the third condition is, तीसरे कंडीशन में क्या होगा? Source is also moving and observer is also moving. ठीक है, इस प्रकार से अगर जो साउंड को सुन रहा है वो हमारा ऑब्जर्वर, और जो सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग साउंड, इनके बीच में मोशन हुई, तो हम इस प्रकार से डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व करेंगे। क्या ध्यान में आ रहा है क्या? तो ये ऐसे कंडीशन रहेगी। ये एम्बुलेंस मूव कर रही है, ये रेस पर है। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ? सोर्स जगह पर है। ठीक है, ये भोंगा जगह पर है और हम गाड़ी से जा रहे हैं। तो इसका इफेक्ट अलग आएगा। ठीक है, एंड दूसरे केस में ओके, ये इफेक्ट ना आपने ऑब्जर्व किया होगा। देखो मैं गारंटी से बताता हूँ, जब 2 ट्रेन क्रॉस होती है, क्या उस मोमेंट पर आपने ऑब्जर्व किया है क्या वो आवाज कैसे जोर से आता है? जब 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, मूविंग ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, सर 2 साल से ट्रेन बंद है, क्या बात कर रहे हो आप? फिर भी उसके पहले किसी ने ऑब्जर्व किया है? 2 पैसेंजर ट्रेन या एक आधी मालगाड़ी और एक ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, तब वो सायरन बजाते हुए जाते हैं, एंड तब जो साउंड सुनाई देता है वो अलग से सुनाई देता है एकदम। किया है क्या एक्सपीरियंस ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है, दैट इज अगेन अ डॉपलर इफेक्ट। अब देखो, क्या सिर्फ आपके गाड़ी का आवाज ऐसा अलग आता है क्या कभी? बोलो। आप जिस ट्रेन में बैठे हो उसकी आवाज अलग अलग आती है क्या कभी? यस सर। नहीं आती है। उसका साउंड, उसका सायरन, आप जिस ट्रेन में बैठे हो वो जैसे कि वैसे ही रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है,
फिर चेंज कब होता है, दूसरे ट्रेन का आवाज चेंज होता है, ठीक है, इट बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन। यहाँ पर भोंगा तो इधर उधर जाएगा नहीं, ये दूर जा सकता है, ठीक है। चलो, तो इसका थोड़ा सा एनालिसिस कैसे करना, इसके लिए बेसिक चीजें अपन देख लेते हैं, ठीक है। सो कंडीशन 1 या कंडीशन के पहले एक चीज हमने मेंशन करनी चाहिए, इट इज, यहाँ पे भी साइन कन्वेंशन यूज करते हैं हम, ठीक है, बिकॉज इनकी मोशन आ गई तो वेलोसिटी आ गई। सो द साइन कन्वेंशन इज the direction from the observer to source the direction from the observer to source is considered as positive direction of velocity। कौन से डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है, सो ऑब्जर्वर टू सोर्स, इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। ऑब्जर्वर टू सोर्स इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। ओके सर, बहुत बढ़िया। चलो, so now we will talk about first condition and it is about source is moving and observer is stationary। ठीक है, तो हम लेते हैं vs is velocity of source, v naught is velocity of observer, जो कि इस केस में आ जाएगी 0, सो लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी लेते हैं हम v is velocity of sound। क्या सही है, vs velocity of source, v is velocity of sound, ठीक है। ओमेगा क्या रहेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की, और टी नॉट विल बी टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो, ये हमारा ऑब्जर्वर रहेगा यहाँ पर, और ये हमारा जो सोर्स है इट इज मूविंग अवे। अभी इनके बीच का डिस्टेंस एल है, ठीक है। अभी इसने कोई सोर्स साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0, हो सकता है ऐसा, ये सोर्स है ना, तो ये सोर्स साउंड प्रोड्यूस करेगा टी इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर एल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब साउंड की मोशन कैसे रहती है, साउंड वेव्स किस प्रकार से ट्रैवल करती है, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कैसे रहेगी,
अरे साउंड की स्पीड इन मीडियम वेरी होती है या चेंज होता है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। सो देखो यहाँ से जो, बिल्कुल सही है, यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ एट टी इक्वल टू 0, ये यहाँ पर T1 को पहुंचेगा। कितना समय रहेगा T1 मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ सर ये बिल्कुल सही है। क्या ये पार्ट ध्यान में आया? हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय source at t equal to 0 will reach observer at t1 which will be L upon Vs। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, इसके फिर से t नॉट समय के बाद, t नॉट क्या है, ये जो सोर्स है इसका टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, सो आफ्टर t नॉट ये फिर से एक साउंड वेव जनरेट करने वाला है। ठीक है, बट देखो इन ये वी एस नहीं, हाँ वी आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एल बाय वी। सो आफ्टर टी नॉट जो नेक्स्ट वेव जनरेट हो रही है वो अब एल डिस्टेंस पर नहीं जनरेट होते हुए ये कहां पर जनरेट होगी, ये कहां पर जनरेट होने वाली है? सर ये कुछ ना कुछ आगे जनरेट होगी, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम ये सोर्स आगे मूव हुआ है। कितना आगे मूव हुआ होगा? सो वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टी नॉट इतना समय। दिस इज सोर्स which is moving, जिसकी वेलोसिटी है vs। सो टी नॉट समय के बाद जब नेक्स्ट वेव जनरेट होने वाली है ये सोर्स vs इंटू टी नॉट इतना डिस्टेंस आगे गया होगा। एंड नाउ जो वेव टी नॉट समय के बाद जनरेट हो रही है वो ट्रैवल करते करते ही इसके पास पहुंचेगी T2 पर। ठीक है, और ये समय कितना रहेगा अभी? सो ये समय आपको निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विच इज L प्लस Vs इंटू टी नॉट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। क्या सही है क्या? हाँ सर, पर क्या सिर्फ इतना ही टाइम रहेगा या इसमें और किसी को मिलाना पड़ेगा? सर ये तो सेकंड वेव को ट्रैवल करने के लिए लगने वाला समय है। सेकंड वेव टी नॉट समय पर जनरेट हुई है। सेकंड वेव टी नॉट समय पर जनरेट हुई है। सो पहली वेव टी इक्वल टू 0 पर जनरेट हुई, वो ट्रैवल करते करते ऑब्जर्वर के पास गई। T1 विच इज L अपॉन V डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतने समय के बाद इसके पास पहुंची। इससे टी नॉट समय के बाद दूसरी वेव जनरेट हुई, वो L प्लस वी एस अपॉन टी नॉट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके टी नॉट, क्योंकि टी नॉट समय पर जनरेट हुई, प्लस जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है दैट डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतने समय के बाद इसके पास पहुंची होगी। इज इट क्लियर? अगर इस प्रकार से हम लिखते हैं तो नेक्स्ट वेव के वक्त देखो ये जो हमारा सोर्स है ये टी नॉट टाइम पीरियड है, तो दो टी नॉट टाइम इतना हो जाएगा जब नेक्स्ट वेव जनरेट होने वाली है। टी नॉट समय के बाद एक जनरेट हुई और एक टी नॉट समय के बाद दूसरी जनरेट हुई, और अब ये 2 टाइम्स वी एस इंटू टी नॉट या और वी एस इंटू टी नॉट इतना डिस्टेंस आगे गया होगा। सो ये वेव एक्चुअली जनरेट हो रही है 2 टी नॉट समय के बाद, और इसको एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ेगा वो डिस्टेंस रहेगा एल ओरिजिनल लेंथ प्लस ये गाड़ी अब कितनी आगे गई है वी एस टी नॉट प्लस वी एस टी नॉट दैट इज 2 टाइम्स वी एस टी नॉट अपॉन वी। सो सिमिलरली अगर आप लिखते हो, सिमिलरली आप लिखते हो तो ये आने वाला है टी एन
प्लस 1, 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इक्वल टू n टाइम्स टी नॉट प्लस एल प्लस एन वी एस इंटू टी नॉट, इतना डिस्टेंस आगे गई होगी हमारा सोर्स, अपॉन वी इस डिस्टेंस से वो ट्रैवल करने वाला है। क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो पहली वेव जनरेट हुई वो इसके पास कितने समय के बाद पहुंच रही है, दूसरी वेव जो जनरेट हुई वो इसके पास कितने समय के बाद पहुंच रही है, एंड बाय डूइंग सो अब ये टाइम डिफरेंस आ गया तो ये इसके पास पहुंचने वाले वेव्स का टाइम पीरियड रहेगा, और टाइम पीरियड पता रहा तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी, फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी तो आपको इंटेंसिटी इसकी कम हो रही है या बढ़ रही है ये ध्यान में आएगा। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। क्या इतना पार्ट ध्यान में आ रहा है क्या हो रहा है? वेव्स टी नॉट समय के बाद ही ये सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। द ओनली डिफरेंस इज एज दिस सोर्स इज मूविंग, जैसे ये सोर्स आगे आगे बढ़ रहा है उसको इस ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए का जो समय है वो बढ़ रहा है। सो जो ऑब्जर्वर है वो क्या कह रहा है, यार मेरे पास ना जो वेव आ रही है वो ज्यादा समय के बाद आ रही है, ठीक है। सो समय बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम हुई तो उसकी पिच कम होगी, एंड दैट्स व्हाई व्हेन सोर्स मूव्स अवे या वन ऑफ देम इज मूविंग अवे, तो आपको जो फ्रीक्वेंसी या जो पिच फील होती है वो पिच कम होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर आप टाइम पीरियड लिख सकते हो टी, ये आ जाएगा टी एन प्लस 1 माइनस टी एन, ठीक है। या हम ऐसा कहेंगे टी एन प्लस 1 माइनस टी 1, इतने समय में इसके पास एन वेव्स पहुंची होगी, सो डिवाइडेड बाय एन। कितना टाइम लिया? टी एन प्लस 1, टी एन प्लस 1 पर क्या हुआ होगा, ये जो nth वेव जनरेट हुई है वो इसके पास पहुंची होगी, T1 पर पहली, T2 पर दूसरी, ठीक है। सो ऐसे Tn प्लस 1 पर इसके पास nth वेव पहुंची होगी। सो एवरेज कितना समय है, एवरेज टाइम पीरियड कितना है, तो हम कह रहे Tn प्लस 1 माइनस T1, इतने समय में n वेव्स पहुंच रही है, तो दिस टाइम पीरियड मस्ट बी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, तो ये अगर वैल्यू पुट करेंगे टी एन प्लस 1 की, एन टी नॉट प्लस एल प्लस एन वी एस टी नॉट अपॉन वी माइनस टी 1 की वैल्यू एल बाई वी। तो देखो ये एल बाई वी और ये माइनस एल बाई वी कैंसिल हो जाएंगे, ये टी रहने वाला है एन टी नॉट अपॉन एन प्लस एन वी एस टी नॉट अपॉन एन। सो ये टाइम आ जाएगा अपॉन ये भी रहेगा, नॉट एन अपॉन वी एन। सो ये रहने वाला है एन एन कैंसल, टी नॉट कॉमन निकल गया तो 1 प्लस वी एस अपॉन वी। सो एक्चुअल टाइम पीरियड जो है वो ओरिजिनल टाइम पीरियड से बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, ठीक है।